दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर आपका तहे दिल से पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि कल मैंने आपको एक लाइव वीडियो दिया था, लाइव स्ट्रीम दिया था, लेकिन चूंकि वह मेरा पहला वीडियो था और अभी पूर्ण जानकारी भी नहीं है उस बारे में, तो थोड़ा सा हो सकता है आपको वीडियो अजीब लगा हो। तो अब आगे जब मैं लाइव स्ट्रीमिंग की वीडियो दूंगा आपको, जब लाइव आऊंगा तो उसके लिए पूरी प्रिपरेशन दोबारा से करनी पड़ेगी और करके तब मैं आऊंगा। चलिए खैर, अब जब हम आज की वीडियो की बात करते हैं तो आज का वीडियो हमारा एक सिलेबस से संबंधित है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की भर्ती अभी रुकी हुई है, जो कि अभी नहीं आ पा रही है। हालांकि उसका पहले विज्ञापन आ गया था, लेकिन कुछ समस्याओं के कारण अभी वो रोक दी गई है और ऐसी पूरी उम्मीद है कि शायद 10 से 15 फरवरी तक वैकेंसी पुनः आ जाएंगी। लेकिन उससे पहले यूपीपीएससी ने, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जीजीआईसी और जीआईसी में लेक्चररशिप की भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली हुई हैं और जिसको पास मतलब जिसमें आपको एलिजिबिलिटी मात्र मास्टर्स मांगा गया है। जिस सब्जेक्ट से आप डाल रहे हो उसमें सिर्फ मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। फॉर्म चूंकि भर चुके हैं और परीक्षा जो है वो जून महीने में है। और मैं लगातार आपको जो वीडियोस देता हूं उसके लिए मैं कहता भी हूं कि अगर आपको किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी या आपका यूपीपीएससी का, तो आपको किसी अन्य चैनल पर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको सभी तैयारी इसी चैनल पर कराऊंगा और मैं आपको उसी से संबंधित लगातार लिटरेचर के वीडियोस भी देता हूं। आज मैं आपके लिए उसी यूपीपीएससी की लेक्चरशिप के लिए जो वैकेंसी है, जो उसके लिए अंग्रेजी विषय का जो सिलेबस है, पहले तो आप ये समझिए ये पेपर जो है वो 2 भागों में डिवाइड है। एक आपका जीएस का पेपर है, मतलब एक ही पेपर होगा, लेकिन उसमें जीएस भी आएगा आपका, और जीएस में आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है और भी अन्य विषय हैं। और दूसरा आपका जिस विषय से आपने मास्टर्स किया है, जैसे मान लीजिए मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मैं इंग्लिश की ही यहां चर्चा करूंगा। तो जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश के सिलेबस में वह किस प्रकार से आखिरकार डिवाइड होगा पेपर, कौन कौन से राइटर्स आपको पढ़ने हैं, इसके लिए तो एक निश्चित सिलेबस यूपीपीएससी ने दिया है जिसके अंतर्गत आपको पूरी तैयारी करनी है। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस चैनल पर मैं आपको इस सबसे संबंधित पूर्ण तैयारी कराऊंगा, विस्तारित तरीके से एक एक राइटर को मैं आपको समझाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में कि आखिरकार ये जो एग्जाम है इसका सिलेबस क्या होगा। तो जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो इस एग्जाम का सिलेबस जो है इसको हम अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, क्योंकि चूंकि जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो अंग्रेजी चूंकि एक भाषा है और जो भी भाषा होती है उसमें साहित्य और भाषा 2 चीजों में वो चीजें डिवाइड होती हैं। साहित्य और भाषा 2 चीजों में वो चीज डिवाइड होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साहित्य, लिटरेचर की। तो लिटरेचर में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या तैयारी करनी है, तो पहले उसकी बात करेंगे और उसके बाद हम लोग ग्रामर की बात करेंगे कि ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है। तो जब हम लिटरेचर की बात करते हैं तो जैसा कि हमने आपको ऊपर आपके लिए लिखा है यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर सिलेबस, यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर सिलेबस। तो नीचे मैंने आपका विषय डाल दिया है इंग्लिश, और इसको मैंने आपको सबसे पहले लिखा सेक्शन ए, और सेक्शन ए आपका काय से संबंधित है, लिटरेचर से संबंधित। तो लिटरेचर में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने लिखा ऑथर्स एंड वर्क्स, यानी पहला टॉपिक आपका इसमें आएगा लेखक और उनके द्वारा की गई लेखनी जो कि आपके सिलेबस में आनी है। तो जैसा कि मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के वीडियोस मैंने आपको दिए हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जब पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में समझा रहा हूं और अब तक 4 वीडियोस में आपको दे चुका हूं, तो उसमें कई राइटर्स ऐसे हैं जिनका मैं जिक्र कर चुका हूं। हालांकि मैंने विस्तार से अभी किसी राइटर के बारे में नहीं बताया है, क्योंकि विस्तार से बताने के लिए मुझे अलग से वीडियो देने हैं और मैं दूंगा आपको। तो जब हम ऑथर्स एंड वर्क्स की बात करते हैं, पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं, तो 14वीं शताब्दी से अंग्रेजी साहित्य आरंभ हुआ है। कौन सी शताब्दी से? 14वीं शताब्दी से आरंभ होकर और आज हम पोस्ट मॉडर्न एज में आ गए हैं। और पोस्ट मॉडर्न एज तक के सभी राइटर्स आपको, जब मैं पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में वीडियो दे रहा हूं तो मैं आपको बताता रहूंगा।
इसमें कितने लेखक ऐसे हैं, कितने राइटर्स ऐसे हैं जो कि आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड हैं, तो उन पर चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि 14वीं शताब्दी 14th सेंचुरी से आपका लिटरेचर आरंभ हुआ है और लिटरेचर आरंभ करने वाले व्यक्ति का नाम है जेफरी चौसर। अंग्रेजी साहित्य को आरंभ करने का श्रेय जो है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जिसको कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री जिनको कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जिनको कहा जाता है, उनका नाम है आपका जेफरी चौसर, जो मैंने नंबर 1 पर आपके लिए लिखे हैं। तो आपको चौसर साहब से अपनी तैयारी को आरंभ करना है। जब हम जेफरी चौसर साहब की बात करते हैं तो जेफरी चौसर साहब जो हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये फादर ऑफ इंग्लिश पोएम है, पोइट्री है, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, क्योंकि चौसर साहब से पहले अंग्रेजी भाषा जो थी वह सिर्फ एक बोली थी, भाषा नहीं थी। यानी कि वह एक वर्नेकुलर में यूज की जाती थी, बोलचाल की भाषा के रूप में, बोलचाल की बोली के रूप में यूज की जाती थी, लेकिन इसका कोई भी लिखित रूप नहीं था। और हम जैसा कि जानते हैं कि जब तक बोली का लिखित रूप नहीं होता, उसका एक ग्रामर नहीं होता, तब तक वह बोली भाषा का रूप नहीं लेती है। ठीक है ना, इतना तो हम सबको पता है। तो चौसर साहब ने उसी बोली को एक लिखित रूप प्रदान किया और इसलिए हम इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री और फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कह सकते हैं और कहते हैं। ठीक है ना। तो चौसर साहब जो हैं, जेफरी चौसर साहब, ये हमारी 14th सेंचुरी के राइटर हैं। तो 14th सेंचुरी में आपके लिए एक लेखक आपको सिलेबस में पढ़ना है, उनका नाम है जेफरी चौसर। और जेफरी चौसर में जो आपको पढ़ना है वो मूलतः है आपको पढ़ना है प्रोलोग ऑफ कैंटरबरी टेल्स। क्या पढ़ना है? प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स। अब चूंकि आप जीआईसी लेक्चररशिप की तैयारी कर रहे हैं, तो जीआईसी लेक्चररशिप करने के लिए आपने पहले नेचुरल सी बात एमए किया। तो जब आप एमए करते हैं, मास्टर्स करते हैं, तो चौसर साहब आपको उसमें मिलते हैं और चौसर साहब के द्वारा लिखा गया प्रोलोग आपको मिलता है। प्रोलोग 29 तीर्थयात्रियों की कहानी है जो कि तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। उनके बारे में चौसर साहब ने पूरा डिटेल वर्णन किया है और चौसर साहब के इस प्रोलोग को पिक्चर गैलरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिक्चर गैलरी। वो मैं चौसर साहब के बारे में जब बताऊंगा विस्तार से तब आपको बताऊंगा। तो कहने का तात्पर्य, पहले राइटर आपको तैयार करने हैं जेफरी चौसर, जो कि 14वीं शताब्दी से कनेक्टेड है। दूसरा नाम आता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, विलियम शेक्सपियर। 14वीं शताब्दी से अब सीधा आ जाइए हम 16वीं शताब्दी पर। मैंने आपको वीडियो दिया है 15वीं शताब्दी का भी, और 15वीं शताब्दी में मैंने कहा था इसको बैरन एज कहा जाता है, बंजर युग कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेजी साहित्य में 15वीं शताब्दी में कोई भी बड़ा लेखक नहीं हुआ, इसलिए इसको बैरन एज कह दिया गया, बंजर युग कहा गया है। तो इस कारण से 14वीं शताब्दी के बाद डायरेक्ट आपको 16वीं शताब्दी पर आना है, 16th सेंचुरी में आना है और राइटर तैयार करना है विलियम शेक्सपियर। अब विलियम शेक्सपियर को कैसे तैयार करना है ये भी ध्यान से सुन लीजिए। विलियम शेक्सपियर को एज ए पोएट और एज अ ड्रामेटिस्ट दोनों ही रूपों में आपको तैयार करना है। विलियम शेक्सपियर एज अ पोएट, एज अ ड्रामेटिस्ट। जब हम पोएट की बात करते हैं तो विलियम शेक्सपियर के 154 सोनेट्स जो उन्होंने लिखी हैं, हमें उनके बारे में पढ़ना है। शेक्सपियर साहब ने जो 38 प्लेज लिखे हैं, हमें उनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे बड़ा अगर हम कहें इसमें से जो भी राइटर्स आपके सामने लिखे हैं मैंने, उनमें सबसे ज्यादा अगर मेहनत आपको किसी राइटर को पढ़ने में करनी है तो वो है शेक्सपियर साहब, क्योंकि काफी विस्तारित रूप से आपको इनको पढ़ना होगा। तो दूसरे राइटर हो गए आपके विलियम शेक्सपियर एज अ पोएट, एज अ ड्रामेटिस्ट। विलियम शेक्सपियर के बाद जॉन मिल्टन साहब। अभी मैंने आपको जैकोबियन एज और कैरोलिन एज से संबंधित अभी वीडियो दिया था, पार्ट 4, पार्ट 3 पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, और उसमें मैंने जॉन मिल्टन का नाम लिया था। जॉन मिल्टन साहब, इनकी अगर बात करें तो ये प्योर पोएट हैं, प्योर पोएट है ये, और इनके द्वारा लिखा गया पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड और इनके द्वारा लिखी गई सोनेट्स जो हैं उनको आपको विशेष ध्यान से पढ़ना होगा। अगर आपको मिल्टन साहब तैयार, अगर क्या मतलब करना ही है, मिल्टन साहब आपको तैयार करने हैं, और मिल्टन साहब को तैयार करने के लिए पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, सैमसन एगोनिस्ट और इनके द्वारा लिखी गई सोनेट्स, इतना आपको तैयार करना होगा जॉन मिल्टन साहब के। उसके बाद आता है आपका अगला राइटर जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन की अगर हम बात करें तो ये पोएट भी हैं, और पोएट होने के साथ साथ ये आलोचक भी हैं, साहित्यिक आलोचक भी हैं।
तो ड्राइडन साहब आपके चौथे नंबर पर आते हैं। फिर आपके आते हैं अलेक्जेंडर पोप। अगर हम बात करें क्लासिकल लिटरेचर की, अंग्रेजी साहित्य का क्लासिकल एज जो है वह आपका अलेक्जेंडर पोप के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि क्लासिकल एज का दूसरा नाम है पोप्स एज। क्लासिकल एज का ही दूसरा नाम है आपका पोप्स एज। एक परफेक्ट पोइट है अलेक्जेंडर पोप साहब, और इनके द्वारा लिखा गया एक आप लॉन्ग पोएम है जिसका नाम है द रेप ऑफ द लॉक। क्या नाम है? द रेप ऑफ द लॉक। बहुत महत्वपूर्ण है, काफी सवाल उसमें पूछे जाते हैं, तो वो आपको तैयार करनी पड़ेगी। द रेप ऑफ द लॉक और अलेक्जेंडर पोप के बारे में जब मैं पूरा आपको वीडियो दूंगा तब मैं बताऊंगा महत्वपूर्ण चीजें इनके बारे में और इनके लेखनी के बारे में। तो ये आपके 5वें नंबर पर होगा अलेक्जेंडर पोप। उसके बाद आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ साहब। क्या नाम है? विलियम वर्ड्सवर्थ। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की अगर हम बात करें तो इनको दो एजेस में रखा गया है, एक तो प्री रोमांटिक और दूसरा रोमांटिक एज। प्री रोमांटिक और रोमांटिक एज। अगर हम कहें रोमांटिक एज को आरंभ करने का श्रेय किसी लेखक को अगर जाता है तो वो है विलियम वर्ड्सवर्थ साहब। विलियम वर्ड्सवर्थ और इनके साथी एस टी कॉलरेज साहब ने मिलकर एक बुक लिखी जिसका नाम है लिरिकल बैलेड्स। बुक का नाम क्या है? लिरिकल बैलेड्स। और इस लिरिकल बैलेड्स का पब्लिकेशन जो है वो हुआ 1798 में, 1798। और अंग्रेजी साहित्य में 1798 से ही एक नया एज आरंभ होता है जिसका नाम रखा गया रोमांटिक एज। ठीक है ना? तो विलियम वर्ड्सवर्थ, इनको वर्शिपर ऑफ नेचर कहा जाता है। इनकी पोएम जो है उनमें आप भरपूर मात्रा में अगर किसी चीज को प्राप्त कर सकते हैं तो वो है नेचर की इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि इन्होंने नेचर को मदर कहा है, मदर ऑफ द ऑल द सोर्सेस ऑफ द हैप्पीनेस, यानी कि प्रसन्नता की जो भी जनक है, जो भी जननी है, तो उनके अनुसार वो कौन है? नेचर है, प्रकृति है। तो इनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जब मैं बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके राइटर हैं, उसके बाद आपके नेक्स्ट राइटर हैं पीवी शैली। परसे बसे शैली, परसे वैसे शैली। अगर हम बात करें तो परसे वैसे शैली, पीवी शैली और जॉन कीट्स, इनके बाद वाले, यानी 7वें नंबर पर पीवी शैली, उसके बाद 8वें नंबर पर जॉन कीट्स। ये दोनों राइटर जो हैं ये रोमांटिक एज के लेखक हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ भी रोमांटिक एज के लेखक हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ प्रोदा हैं, सीनियर हैं। और उसके बाद सेकंड जनरेशन के रोमांटिक एज के पोइट हैं पीवी शैली और जॉन कीट्स। पीवी शैली अपने आप में एक महान पोइट है, हालांकि इनका लाइफ स्पान बहुत छोटा है। 1792 में इनका जन्म हुआ है, 1822 में इनकी डेथ हो गई है। 30 वर्ष मात्र ये जीवित रहे, लेकिन 30 वर्ष में ऐसा बहुत कुछ लिख गए जिसने कि अंग्रेजी लेखनी, खासतौर से अगर पोइट्री राइटिंग की बात करें तो उसको इनरिच करने का कार्य किया है। और ओल्ड राइटर, अगर ओल्ड राइटिंग की आरंभ हम किसी से कह सकते हैं तो विलियम वर्ड्सवर्थ से है, लेकिन उसको विस्तारित करने का कार्य जो है अंग्रेजी साहित्य में वो दो पोइट्स ने किया, आपका पीवी शैली और जॉन कीट्स साहब। कीट्स साहब की कुल मिलाकर 6 आपकी ओड्स हैं और इनको कंप्लीट ओड कहा जाता है। कैसी ओड कहा जाता है? कीट्स साहब की ओड्स को कंप्लीट ओड। अब ओड के बारे में, ओड क्या होती है ये मैं आपको पूरा अभी जब सोनेट, ओड, एलेजी, लिरिक ये सब समझाऊंगा, पोइट्री के टाइप्स के लिए वीडियोस दूंगा, तब उसमें मुझे बहुत वीडियो देने हैं। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि ध्यानपूर्वक मेरे वीडियो को, सभी वीडियोस को अंत तक देखना है। आपके मन में जो भी क्यूरी हो, जिस नए विषय पर आपको जानना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस पर आपको वीडियोस अवश्य बनाकर दूंगा। तो जॉन कीट्स हो गए आपके। उसके बाद हमारा रोमांटिक एज में आपके 3 पोइट आप मान के चलिए, विलियम वर्ड्सवर्थ, पीवी शैली और जॉन कीट्स। उसके बाद आ जाता है हमारा विक्टोरियन एज। कौन सा एज? विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज में सबसे महत्वपूर्ण लेखक का नाम है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। क्या नाम है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इनको रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है विक्टोरियन एज का।
विक्टोरियन एज का रिप्रेजेंटेटिव पोइट अगर किसी को माना जाता है तो वो है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, यानी कि A.L. टेनिसन। हालांकि इनका नाम है एल्फ्रेड टेनिसन, लेकिन लॉर्ड की इन्हें उपाधि दी गई थी, रानी विक्टोरिया ने इन्हें उपाधि दी थी लॉर्ड की, तो इसलिए ये एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के नाम से जाने जाते हैं। और इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कविताएं लिखी हैं जिन पर हम चर्चा जब टेनिसन पढ़ाऊंगा मैं तब आपसे करूंगा। उसके बाद अगले राइटर है मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड एक अच्छे खासे क्रिटिक हैं, आलोचक भी हैं। आलोचक होने के साथ साथ ये एक पोइट भी हैं। तो इनके दो रूपों को आपको तैयार करना है, एज अ क्रिटिक और एज अ पोइट। कौन? मैथ्यू आर्नोल्ड। उसके बाद आता है आपका नया राइटर चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस की अगर हम बात करें तो चार्ल्स डिकेंस साहब अपने आप में महत्वपूर्ण लेखक हैं। एक ऐसे राइटर हैं डिकेंस साहब, सॉरी एक नॉवेलिस्ट हैं चार्ल्स डिकेंस साहब। इनकी नॉवेल्स जो हैं बहुत ही जबरदस्त हैं, और हम कह सकते हैं कि अगर अंग्रेजी साहित्य में नॉवेल राइटिंग को इनरिच करने का कार्य किसी लेखक ने किया तो उनमें महत्वपूर्ण लेखकों में से एक है हमारे चार्ल्स डिकेंस साहब। अब जब हमने एक नॉवेलिस्ट का नाम लिया तो उसके बाद विक्टोरियन एज के एक और नॉवेलिस्ट हुए जिनका नाम है थॉमस हार्डी। क्या नाम है? थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी साहब, इनकी हम तुलना भारत के एक राइटर से कर सकते हैं। एक भारतीय नॉवेलिस्ट हुए हैं मुंशी प्रेमचंद जी, हम सबने उनको पढ़ा है, हम सबने उनका नाम सुना है। तो मुंशी प्रेमचंद और थॉमस हार्डी की लेखनी में काफी समानताएं हैं, क्योंकि थॉमस हार्डी की जो नॉवेल्स होती हैं उनका जो बैकग्राउंड होता है, जो सेटिंग दिखाई जाती है, उसमें जो एटमॉस्फेयर दिखाया जाता है, वो सब ग्रामीण परिवेश का दिखाया जाता है, जैसा कि मुंशी प्रेमचंद की नॉवेल्स में हमें देखने को मिलता है। और इन्होंने अपने उस ग्रामीण अंचल को नाम दिया है बेसेक्स। क्या नाम दिया है? बेसेक्स। इसलिए इनके नॉवेल्स को बेसेक्स नॉवेल्स भी कहा जाता है। उसके बाद अगले आपके राइटर हैं W.B. ईट्स, विलियम बटलर ईट्स। तो रोमांटिक एज में ये सब टेनिसन साहब रोमांटिक एज, मैथ्यू आर्नोल्ड साहब रोमांटिक एज, चार्ल्स डिकेंस साहब रोमांटिक एज, थॉमस हार्डी रोमांटिक एज, विलियम बटलर ईट्स रोमांटिक एज। इनका पूरा नाम क्या है? विलियम बटलर ईट्स। और ये पोइट हैं, हालांकि इन्होंने ड्रामास भी लिखे हैं, लेकिन इनकी पहचान जो है वो एक पोइट के रूप में है W.B. ईट्स की। और W.B. ईट्स जो है उन्होंने एक नए प्रकार की कविता को आप कहें कि पॉपुलैरिटी दिलाने का कार्य किया है, और वो है आपका कविता का टाइप, पोइट्री का टाइप ड्रामेटिक मोनोलॉग। क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग, यानी कि कविता को इस तरीके से व्यक्त करना कि कविता सुनते समय, कविता पढ़ते समय हमें ऐसा लगने लगे जैसे कि हम कोई ड्रामा देख रहे हैं। ठीक, इसको कहा जाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। उसके बाद एक और राइटर हैं T.S. एलियट साहब। एलियट साहब एक पोइट भी हैं, आलोचक भी हैं, ठीक है ना, इनके बारे में बात करते हैं। उसके बाद अगले राइटर आए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, विक्टोरियन एज से मॉडर्न एज तक। ठीक, अब तक हम विक्टोरियन एज में घूम रहे थे, अब विक्टोरियन एज से मॉडर्न एज में, यानी कि इनका लेखनी आरंभ विक्टोरियन एज से होता है और कब तक चला? मॉडर्न एज तक। अगर हम बात करें कि किसी भी लेखक को, किसी भी ड्रामेटिस्ट को, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक प्योर ड्रामेटिस्ट है, अगर किसी भी ड्रामेटिस्ट की तुलना विलियम शेक्सपियर के साथ की जाती है अंग्रेजी साहित्य में, तो वो राइटर हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 100 के करीब ड्रामास लिखे हैं। इनको नोबेल प्राइज भी मिला है इनके प्ले सेंट जॉन के लिए। कई लोग जो कि BA थर्ड ईयर में लिटरेचर पढ़े हैं तो उन्होंने सेंट जॉन प्ले पढ़ा होगा, BA थर्ड ईयर में चलता है। तो सेंट जॉन प्ले के लिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है। साथ ही साथ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के जो ड्रामास हैं वो ड्रामा ऑफ आइडियाज होते हैं। MM में इनका एक प्ले चलता है एप्पल कार्ड, द एप्पल कार्ड। तो ऐसे कई ड्रामास इन्होंने लिखे हैं, बहुत खूबसूरत ड्रामा है। कैंडिडा इन्होंने लिखा है,
ठीक है ना, आर्म्स एंड द मैन इन्होंने लिखा है। तो अच्छे अच्छे ड्रामास हैं। तो जीवी शॉ के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है आपको, लेकिन जीवी शॉ क्या है, ड्रामेटिस्ट है जो कि विक्टोरियन एज से मॉडर्न एज तक आए। उसके बाद आते हैं जॉर्ज ओरवेल साहब। जॉर्ज ओरवेल को अगर हम कहें तो इनको आप ऐसे राइटर कह सकते हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर कह सकते हैं और नॉवेलिस्ट भी कह सकते हैं। जॉर्ज ओरवेल को अगर अंग्रेजी साहित्य में किसी एक राइटिंग ने, बल्कि मैं दो की बात करूंगा, किन्हीं दो लेखनी ने अगर इनको अमर कर दिया तो उन दोनों के नाम है, एक तो इनके द्वारा लिखी गई है शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, आप में से कई लोगों ने 9th 10th में ये पढ़ा है, चला करता था यूपी बोर्ड में, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। और दूसरे इनके द्वारा लिखी गई एक नोवेला है जिसका नाम है एनिमल फार्म। एनिमल फार्म, आप ये समझकर चलिए कि एनिमल फार्म जो है वह इतना प्रसिद्ध है कि वर्ल्ड की टॉप मोस्ट 100 जो बुक्स हैं उसमें उस जॉर्ज ओरवेल की बुक एनिमल फार्म को स्थान दिया गया है। तो एनिमल फार्म अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, एक एलेगोरिकल नोवेला है, बड़ा ही अच्छा नोवेल लिखा है और ओरवेल साहब ने, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा नोवेल और उसके कैरेक्टर्स के बारे में, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये नोवेल आपका नोवेला सॉरी। उसका 17 नंबर पर आते हैं आपके राजा राव। राजा राव की बात करें तो अब हमारे इंडियन राइटर स्टार्ट हो गए। राजा राव एक नॉवेलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। उसके बाद मुल्कराज आनंद जी हैं। मुल्कराज आनंद का नॉवेल जो है हम सबने पढ़ा है और उसका नाम है अनटचेबल। ये 3rd ईयर में इनका ये नॉवेल चलता है मुल्कराज आनंद जी का, अनटचेबल। तो मुल्कराज आनंद जी हो गए आपके, और ये सब अब मॉडर्न एज में हम लोग आ गए हैं। उसके बाद निसिम एज़ेकिल, ये भारतीय कवि हैं, मॉडर्निस्ट और पोस्ट मॉडर्निस्ट दोनों की अब हम इसमें विस्तारित रूप से आ जाते हैं, मॉडर्निज्म में और पोस्ट मॉडर्निज्म में। तो उसमें निसिम एज़ेकिल आ गए। उसके बाद एक अमेरिकन राइटर भी यहां आए हैं जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, पोइट हैं, बहुत बड़े कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई एक पोएम हम सबने पढ़ी है, स्टॉपिंग बाई बोट्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। उसकी लाइन है, उसकी जो लाइंस हैं वो हमें बहुत कुछ प्रेरित करती हैं, जिससे कि हम अपने निकट भविष्य में जब तक अपनी मंजिल को प्राप्त ना करें तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। ऐसी ज्ञानात्मक इनकी ये पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, स्टॉपिंग बाई बोट्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, बिफोर स्लीप आई हैव गॉन माइल्स अवे, यानी मुझे मीलों यात्रा करनी है सोने से पहले। उसके बाद है आपके अगले राइटर अर्नेस्ट हेमिंग्वे, फिर है बीएस नायपाल, उसके बाद है रविंद्रनाथ टैगोर, भारत के प्रमुख स्टोरी राइटर, नॉवेल राइटर, ड्रामेटिस्ट, पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में इन्हें अपनी बुक गीतांजलि के लिए क्या मिला था, नोबेल प्राइज। पहले भारतीय ऐसे थे जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था, वो भी तब जब भारत एक गुलाम देश था। उसके बाद है अगले भारतीय राइटर हैं गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड, तो ये जो कुल मिलाकर 24 राइटर्स हैं जो कि आपके जब से अंग्रेजी साहित्य शुरू होता है जेफरी चौसर से, और जेफरी चौसर से लेकर पोस्ट मॉडर्निज्म में गिरीश कर्नाड तक, तो ये 24 राइटर आपको तैयार करने हैं साहब लिटरेचर की तैयारी करने के लिए। अब लिटरेचर में ही एक दूसरा पोर्शन आता है लिटरेरी टर्म्स, यानी कि साहित्यिक टर्म्स, साहित्यिक मूवमेंट्स, और जो पोइट्री है, ड्रामा है, नॉवेल है, उनके फॉर्म्स, और लिटरेरी क्रिटिसिज्म यानी कि साहित्यिक आलोचना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से ये टॉपिक्स आते हैं आपके। सबसे पहले लिटरेरी टर्म्स की बात, फिर उसके बाद मूवमेंट्स, फिर फॉर्म्स, और उसके बाद लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अब इसमें जो अगर हम बात करें तो मूवमेंट में आपको मूवमेंट पढ़ना है रेनेसां मूवमेंट। मैंने बाकायदा एक वीडियो पहले से ही दे रखा है रेनेसां मूवमेंट को लेकर। रेनेसां मूवमेंट जिसमें मैंने आपको पूर्ण रूप से रेनेसां मूवमेंट समझाया भी है,
और एक और वीडियो दिया है जिसमें रेनेसां मूवमेंट से संबंधित मैंने आपको बाकायदा क्वेश्चन आंसर भी दिए हैं। इसी प्रकार से मैंने रिफॉर्मेशन मूवमेंट भी समझाया है और रिफॉर्मेशन मूवमेंट के क्वेश्चंस भी मैंने दिए हैं। आप मेरी चैनल की गैलरी में जाकर ये सभी वीडियोस आसानी के साथ देख सकते हैं। उसके बाद आता है मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल मूवमेंट भी है, मेटाफिजिकल पोइट्स भी हैं। तो चूंकि ये कविता का एक नया स्वरूप मेटाफिजिकल पोइट्स ने दिया है तो इसलिए इसको मूवमेंट के अंतर्गत भी इसको रखा जाता है। तो मेटाफिजिकल मूवमेंट। उसके बाद क्लासिसिज्म, जैसा कि अभी एक नाम आया था अलेक्जेंडर पोप का, तो अलेक्जेंडर पोप जुड़े हुए हैं क्लासिसिज्म से, तो क्लासिसिज्म के बारे में मुझे वीडियो देना है। उसके बाद रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म का मतलब रोमांटिक मूवमेंट या रोमांटिक एज से लेना देना है। उसके बाद प्री राफेलाइट्स। प्री राफेलाइट्स ब्रदरहुड कहा जाता है जिसमें कि कुल मिलाकर 5 पेंटर्स हैं और उन पेंटर्स ने मिलकर एक ग्रुप तैयार किया जिसको प्री राफेलाइट ब्रदरहुड भी कहा जाता है और प्री राफेलाइट पोइट्स भी कहा जाता है। और इस मूवमेंट को जो उन्होंने चलाया उसको प्री राफेलाइट मूवमेंट कहा गया। और उसके बाद 7वें नंबर पर आता है मॉडर्न लिटरेचर। मॉडर्न लिटरेचर, थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जब इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं तो अभी मैंने आपको मॉडर्न लिटरेचर तक की बात करी थी, लिटरेरी टर्म्स, मूवमेंट, फॉर्म्स और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में से। उसके बाद आपको 8वें नंबर पर तैयार करना है मेजर स्टैंजा फॉर्म्स। यानी कि जब पोइट्री हम पढ़ते हैं तो पोइट्री में स्टैंजास में पोइट्री डिवाइड होती है तो उसकी क्या क्या फॉर्म्स है ये आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको सोनेट, पोइट का टाइप, पोइम का टाइप, यानी कि सोनेट राइटिंग, बैलेट राइटिंग, मॉक एपिक और इलेजी, कुल मिलाकर 4 आपके सिलेबस में दे रखी हैं। ओड नहीं है, अन्य नहीं है, तो आपको 4 याद करनी है, सोनेट, बैलेट, मॉक एपिक और आपका इलेजी। अब लास्ट इसका टर्म है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, साहित्यिक आलोचना और साहित्यिक आलोचक। तो भैया अगर हम साहित्यिक आलोचना और साहित्यिक आलोचक की बात करें तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ एरिस्टोटल से, अरस्तु से। अरस्तु के द्वारा लिखी गई बुक पोएटिक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा। अरस्तु हैं आपके, उसके बाद जॉन ड्राइडन है, उसके बाद डॉक्टर जॉनसन है, एसटी कॉलरेज साहब हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब हैं जिनके द्वारा लिखी गई प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट, वो आपको पढ़नी है। मैथ्यू अर्नोल्ड साहब हैं और टीएस इलियट साहब हैं। तो ये आपके हैं लिटरेरी क्रिटिक जिनको कि आपको पढ़ना है। अब सेक्शन बी आया हमारा लैंग्वेज यानी कि भाषा, भाषा यानी कि ग्रामर। अब इसमें आपको ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है वो ध्यान समझिए। सबसे पहले आपको एक कॉम्प्रिहेंशन तैयार करना है, अनसीन पैसेज, यानी कि आपके एग्जाम में एक अनसीन पैसेज आएगा, कॉम्प्रिहेंशन आएगा, एक पैराग्राफ दिया होगा जिसके नीचे कुछ प्रश्न दिए होंगे 4-5 और उनके आंसर आपको उसमें से छांटने पड़ेंगे। तो ये काम आपकी प्रैक्टिस का है। दूसरा आया सिंटैक्स। जब मैं सिंटैक्स शब्द लिखता हूं तो सिंटैक्स में आपका पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाता है, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, ये सब कुछ उसमें सिंटैक्स में, यानी कि वाक्यों का शुद्धिकरण। उसके बाद आता है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद चौथे नंबर पर मैंने लिखा है TOS यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। और इस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी पढ़ना है। एक्टिव से पैसिव बनाना, पैसिव से एक्टिव बनाना, ठीक, ये भी आपके सिलेबस में है। उसके बाद पूरी वोकैब, वोकैब की बात जब हम करते हैं तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड्स और होमोफोन्स। और होमोफोन्स के 2 टाइप, होमोनाइम्स और पैरोनाइम्स। ये सब आपको इसी में अंतर्गत आएगा। क्या क्या? एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड्स और होमोफोन्स। उसके बाद आता है आपका जंबल वर्ड्स। क्या आता है? जंबल वर्ड्स। इसको हम दूसरी तरीके से कहें तो रीअरेंजिंग ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि वाक्य दिया होगा या 4 वाक्य दिए होंगे ABCD करके, ऑर्डर में नहीं होंगे, आपको उन चारों वाक्यों को ऑर्डर में लगाना है और सही सेंटेंस बनाना है जिसका कि अर्थ एक सटीक निकले। उसके बाद आती है प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स। भैया देखो मैं लगातार आपको प्रोवर्ब्स की वीडियो दे रहा हूं, मैं कुल मिलाकर 3 वीडियो आपको प्रोवर्ब्स के दे चुका हूं और आगे भी दूंगा। इडियम्स के वीडियो, इडियम्स एंड फ्रेजेस के वीडियोस भी दूंगा, तो ये भी आपके टॉपिक में है। उसके बाद फिगर्स ऑफ स्पीच, अभी जब मैंने लाइव स्ट्रीमिंग की थी तो मैंने आपको फिगर्स ऑफ स्पीच आपको कल दी थी, तो आप उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच शुरुआत की है, लेकिन अभी मैं आपको और अच्छी तरह से उनको फिगर्स ऑफ स्पीच को समझाऊंगा जितनी फिगर्स ऑफ स्पीच है।
और लास्ट आपका आता है प्रेफिक्स एंड सफिक्स। तो ये कुल मिलाकर आपका यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर का अंग्रेजी विषय में सिलेबस है। और इसमें जो भी मैंने आपको सिलेबस में बताया है वो सब अप्रूव्ड है। यही सिलेबस आना है एग्जाम में, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे। आप बस मेरे वीडियोस को इसी प्रकार से देखते रहिए, समझते रहिए। मैं आपको सटीक जितना भी मटेरियल हो सकता है वो मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।